Hi, a very good morning to all of you students. So today we are going to discuss chapter third. The chapter third name is the constitutional design. अभी इस चैप्टर में देखिए जो ओवरव्यू बताया गया है उसमें क्या है बेसिकली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किस तरह से डिज़ाइन किया गया है, क्या क्या पॉइंट्स हैं उसमें, किन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के बेसिकली पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, इस बारे में हम जो है इस चैप्टर में देखेंगे इन डिटेल. So let's have this chapter here, the democratic constitution in the South Africa. अब किस तरह का डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है साउथ अफ्रीका में, चलिए हम देखते हैं. आप जैसे कि जानते होंगे जो हमारे देश का संविधान है वो कई सारे संविधानों को पढ़ने के बाद, यानी कई सारी कंट्री के संविधानों को पढ़ने के बाद जो जिसका अच्छा जो पार्ट है, जो पोर्शन हमारे हिसाब से सही था, ज़रूरी था, उन सारी चीज़ों को जोड़ के हमारा जो संविधान है उसे बनाया गया है. तो कई सारी चीज़ों पर ये बेस्ड ऑन था. जैसे कि अगर यहाँ पर हम बात करें तो जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन था किसका, साउथ अफ्रीका का, वो किस तरह से था वो हम देखेंगे. यहाँ पे बाजू में आप जो एक फ़ोटो देख सकते हैं ये नेल्सन मंडेला की है, जिन्हें साउथ अफ्रीका के गांधी जी माना जाता था. इन्होंने ही भी अहिंसा और बाकी सत्याग्रहों का जो है साथ दिया था. इसी सारी चीज़ों को फॉलो करके वहाँ पे एक बेटर कॉन्स्टिट्यूशन और एक बेटर कंट्री की उन्होंने शुरुआत की थी. सो लेट्स सी व्हाट ही हैज़ से इन हिज स्पीच. यू कैन से Nelson Mandela said that I have fought against the white domination and I have fought against the black domination. I have cherished the ideal of the democracy and the free society in which all the persons live together in a harmony and with an equal opportunity. It is an ideal which is I hope to live far and to achieve. But if it needs be, it is an ideal for which I am prepared to die. अब देखिए इन्होंने बताया है कि जो इन्होंने लड़ाई लड़ी है वो किस किस चीज़ों के अगेंस्ट लड़ी है. कहीं ना कहीं जो जिस तरह का माहौल वहाँ बन रहा था, जैसे कि मान लीजिए जो काले लोग हैं उन्हें कम प्रायोरिटी दी जा रही थी, जिस तरह का भेदभाव उनके साथ हो रहा था, जिस तरह से गोरे लोगों के साथ अच्छा ट्रीटमेंट किया जा रहा था, तो ये भेदभाव की जो स्थिति थी इसके अगेंस्ट जो है इन्होंने काफ़ी अच्छी लड़ाई लड़ी और लोगों को जो है एक सही हक दिलाया, सही राइट दिलाया, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है. This was the Nelson Mandela being tried for treason by a white South African government. He and the 7 other leaders were sentenced to the life imprisonment in the 1964 for daring to oppose the apartheid regime in his country. He spent the next 28 years in the South Africa most dreaded prison, the रॉबर्ट आइसलैंड. अब देखिए ये जो थे नेल्सन मंडेला के बारे में बताया गया जो कि एक ट्रेजन थे जो कि वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट के द्वारा थे. इन्होंने 7 और अदर लीडर जो थे इनके साथ उनको जो है सेंटेंस की गई थी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की 1964 में, क्योंकि इन्होंने डेयरिंग की थी जो जिस तरह का माहौल वहाँ चलता आ रहा था उस तरह के माहौल को ख़त्म करने की. तो उन्होंने अपने जो है नेक्स्ट 28 ईयर्स जो थे वो साउथ अफ्रीका के मोस्ट ही ड्रेडेड प्रिजन में जो थे उन्होंने बिताए थे. अब यहाँ पे चलिए देखते हैं हम आगे. देखिए यहाँ पे एक वार्निंग बोर्ड लगाया गया है जिसमें डेंजर का साइन है जो बता रहा है नेटिव इंडियंस एंड द कलरेट्स इफ़ यू आर एंटर इन दिस प्रीमाइसेस एट नाइट यू विल बी लिस्टेड एज मिसिंग. आर्म्ड गार्ड शूट ऑन अ साइट हैव डॉग्स डेवलर ऑन द कॉप्स. अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जो भी नेटिव है वहाँ के हैं, जो इंडियंस हैं, जो भी कलर के हैं, जो भी काले लोग हैं, वो अगर इस प्रोमाइसिस पे रात में घुसने की कोशिश करते हैं तो क्या किया जाएगा, उन्हें वो गायब हो जाएंगे, उन्हें मार दिया जाएगा या उन्हें डॉग्स के हवाले कर दिया जाएगा जो कि इनके साथ रहते थे. स्ट्रगल अगेंस्ट द अपार्थेड. अब चलिए देखते हैं हम बेसिकली जो स्ट्रगल किया गया था अगेंस्ट अपार्थेड. देखिए अपार्थेड का मतलब होता है बेसिकली जो रंग को लेके जिस तरह का भेदभाव या पार्शियलिटी की गई है उसके लिए. तो अपार्थेड वॉज द नेम ऑफ द सिस्टम ऑफ द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू द साउथ अफ्रीका. अभी जो अपार्थेड का रंग भेदभाव का जो काम चल रहा था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का, ये काफ़ी यूनिक था. कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में. द वाइट यूरोपियन इम्पोज दिस सिस्टम इन द साउथ अफ्रीका. जो वाइट यूरोपियंस थे उन्होंने ये सिस्टम किस पे? साउथ अफ्रीका पे थोप दिया था. During the 17th and the 18th century, the trading companies from Europe occupied it with the arms and the forces in the way they occupied India. But unlike India, a large number of white had settled in the South Africa and became the local ruler. The system of the apartheid divided into people and labeled them on the basis of their skin color. अब यहाँ पे जो थे, जो वाइट लोग जो थे वहाँ पे सेटल हो गए थे, उन्होंने क्या किया था, वो वहाँ के लोकल रूलर बन गए थे और उन्होंने ये अपार्थेड वाला जो सिस्टम है वहाँ पे लगा दिया था, लेबल कर दिया था कि स्किन कलर की बेसिस पे जो है लोगों को ट्रीट किया जाएगा. तो जो नेटिव पीपल थे साउथ अफ्रीका के वो ब्लैक इन कलर थे और जो
और ये बेसिकली ये करीबन करीबन 3/4 पॉपुलेशन जो थी वो ब्लैक थी वहाँ की। Besides these two groups, there were people of a mixed races who were called as a colored. इसके साथ साथ जो भी कुछ कुछ लोग ऐसे थे जहाँ पे मिक्स पीपल से, मतलब जो काले गोरे शादी कर लिए हैं, या फिर कुछ काले लोग हैं जिनके जो बेसिकली जिनके बच्चे हैं वो गोरे हैं, तो इस तरह के जो लोग हैं उन्हें कलरेड के नाम से जाना जाने लगा। पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया, जो कि इवन जो इस तरह के मतलब जो मिक्स्ड रेसेस के, जैसे कि इंडियंस जो हैं हम कह सकते हैं, इन्हें भी कलरेड कहा गया था। द वाइट रूलर ट्रीटेड ऑल नॉन वाइट एज अ इन्फेरियर। जो वाइट रूलर्स थे इन्होंने सारे जो नॉन वाइट पर्सनस थे इन्हें एज अ इन्फेरियर जो है इन्होंने ट्रीट किया। द नॉन वाइट डिड नॉट हैव द वोटिंग राइट। जो नॉन वाइट लोग थे यानी जो ब्लैक लोग थे उन्हें वोटिंग करने का जो है वो उन्हीं के पास ये राइट नहीं था। The apartheid system was particularly oppressive for the black, and they were forbidden from living in a white areas. They could work in a white area only if they had a permit. अब जो इस तरह के लोग थे जो अपार्थाइड थे या जो ब्लैक थे जिनमें फॉरबिडन कर दिया गया था वाइट एरिया से, ये उन जगहों पे तभी काम कर सकते थे जब उनके पास परमिट हो। ट्रेन, बसेस, टैक्सीज, होटल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एंड द कॉलेज, लाइब्रेरी, सिनेमा हॉल्स, थिएटर्स, बीचेस, स्विमिंग पूल्स, पब्लिक टॉयलेट्स फॉर ऑल द सेपरेट फ्रॉम द वाइट एंड ब्लैक। और जो भी पब्लिक की चीज़ें थी जो कि एक दूसरे से यूज़ की जाने की थी या यूज़ किए जा सकती थी पब्लिकल प्रॉपर्टी में, वो सारी चीज़ों को क्या किया कर दिया गया था, सेपरेट कर दिया गया था। यानी एक वाइट के लिए है, एक ब्लैक के लिए। अभी इसमें भी आपको कई तरह की चेंज करने को मिलेंगे। मतलब जो काले लोग हैं उनको गोरे लोग की पूजा ही करनी है, मतलब उनकी ही हर बात को मानना है। उनकी चीज़ें जो है काले लोगों की वो गोरे लोगों से ख़राब ही होनी चाहिए। जिस तरह की चीज़ें सामान वो यूज़ करें वो कम क्वालिटी की हो। तो इस तरह का काफ़ी जो है भेदभाव वहाँ पे उस समय देखने को मिला था। Since 1950, the black, colored, and the Indian fought against the apartheid system. They launched a protest march and the strikes. The African National Congress was the umbrella organization that led the struggle against the policies of the segregations. This included the many worker unions and the Communist Party. Many sensitive white also joined the ANC to oppose the apartheid and played a leading role in this struggle. Several countries denounced the apartheid as an unjust racist, but the white racist government continued to rule by the detaining, टॉर्चरिंग एंड द किलिंग थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक कलर पीपल। अब देखिए यहाँ पे जो कई सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं वो कैसी हैं कि कई सारी चीज़ें जैसे मतलब कितना भेदभाव उनके साथ किया गया था, किस तरह का बर्ताव उनके साथ किया जाता था, रेसिज्म के वजह से उनके जो लोग हैं उनको कितना डिटेनिंग और टॉर्चर किया जाता था, कई सारे लोग जो हैं मारे गए हैं इस वजह से। तो उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। टुवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी तरफ अगर हम देखें तो चलिए देखते हैं क्या बताया है। As protest and the struggles against the apartheid had increased and the government realized that they would no longer keep the black under their rule through the repression, the white regime changed the policies and discriminatory laws were repealed, ban on the political parties and the restrictions on the media were lifted. After 28 years the imprisonment, the Nelson Mandela walked out of the जेल एज अ फ्री मैन। अब जो नेल्सन मंडेला है वो 28 ईयर्स के बाद जो है इम्प्रिजमेंट से निकले और उन्होंने देखा ये सारी चीज़ें। तो फाइनली at the midnight of the 26th April 1994, the new national flag of the Republic of the South Africa was unfurled, marking of the newborn democracy in the world. The apartheid government came to an end and paving way of the formation of the multiracial government. अब जैसे ही उन्होंने पावर रखा तो उन्होंने सारी चीज़ें देखी और ये सारी चीज़ों समझ के उन्होंने क्या किया, इसका बेसिकली उन्होंने विरोध किया कहीं ना कहीं और एक नई तरह की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की जो है शुरुआत की गई। How did this came about? Let us hear the Mandela, the first president of the New South Africa, on the extraordinary transition. अब चलिए ये सारी बातें जो है हम नेल्सन मंडेला से सुनते हैं कि किस तरह की बातें उन्होंने कही थी, जो कि जो न्यू साउथ अफ्रीका था उसका उनके जो है फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, जो कि काफ़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रांजिशन उन्होंने लाया था। Historical enemies succeeded in the negotiating a peaceful transition from apartheid to the democracy exactly because we were prepared to accept the inherent capacity of the goodness in the other. My wishes to the South Africa never give up on the belief in the goddess and that they cherish that the faith in the human being is the
कॉर्नरस्टोन ऑफ आर डेमोक्रेसी। अब देखिए यहाँ पे बात करी जा रही है हिस्टोरिकल एनिमीज़ की, मतलब किस तरह की डेमोक्रेसी पहले की जा रही थी, किस तरह से लोगों में भेदभाव था, अपार्थिड्स को लेके और बाकी सारी चीज़ों को। तो इनको जो था इनको ख़त्म करना था और इस बिलीव को ख़त्म करना था और अच्छी जो ह्यूमन बींग्स की जो जगह थी वो उन्हें ला के देनी थी। एक अच्छा गवर्नमेंट जो है उन्हें चलाना था। After the emergence of the new democratic South Africa, the black leader appealed to fellow black to the forgive and the white for the atrocities they had committed while in power. They said, "Let us build a new South Africa based on equality for all races and men and women, on democratic values, the social justice and the human right, the party that ruled through a oppression and the brutal killing, and the party that led to the freedom struggle, sat together and draw up a common constitution." जो एमरजेंसी के बाद का डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका था, जिसकी जो ब्लैक लीडर्स ने अपील किया था कि सारे जो ब्लैक्स हैं उनको माफ़ किया जाए, ताकि जो भी वाइट है, मतलब बेसिकली जिस तरह की उनके साथ हरकत की गई थी वो सारी चीज़ें ना हो, इन सारी चीज़ों के लिए उनसे माफ़ी मंगवाई गई थी। इसके साथ साथ जो है नया साउथ अफ्रीका जिस तरह से इक्वालिटी रेसिस पे आया था, जहाँ पे कोई भी मैन और वुमेन हो, जो भी सब कोई जो है इक्वली डेमोक्रेटिक राइट जो है वो रखता है। तो ये सारी चीज़ों से जो है कहीं ना कहीं कई सारी पार्टीज़ जो है बहुत ज़्यादा नाराज़ थी। तो कई तरह की ब्रूटल किलिंग हुई और कई सारी चीज़ें जो हैं स्ट्रगल इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कॉमनली देखे गए थे। After 2 years of a discussion and debate, they came out with one of the finest constitution the world has ever had. This constitution gave its citizens the most extensive right available in any country. Together they decided that in search for a solution to the problems, nobody should be excluded, no one should be treated as a demon. They agreed to everybody should become a part of the solution, and whatever they might have done in the represented in the past, the preamble to the South Africa Constitution sums up the spirit. मतलब सभी को जो है एक जैसा ही अधिकार मिले, सबको एक तरह से ट्रीट किया जाए, किसी के साथ बुरा किसी के साथ भला ऐसा कोई व्यवहार ना हो, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया था वहाँ पे। द साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर द डेमोक्रेटिक ऑल ओवर द वर्ल्ड। और सर साउथ अफ्रीका का जिस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन था ये जो है वो सभी कंट्री द्वारा पूरे वर्ल्ड में जो है काफ़ी अच्छे से इसे सराहा गया था। काफ़ी जो कंट्री थी इससे इंस्पायर थी। अ स्टेट डिनाउंस्ड बाय द एंटायर वर्ल्ड टिल रिसेंटली एज द मोस्ट अनडेमोक्रेटिक वन इज़ नाउ सीन एज द मॉडल ऑफ अ डेमोक्रेसी। इस तरह से कई ऐसी कंट्रीज़ थी जो कि अनडेमोक्रेटिक के तौर पे जानी जाती थी, पर वो आज डेमोक्रेसी के नाम पे काफ़ी ज़्यादा मॉडल कंट्री है। What made this change possible was the determination of the people of the South Africa to work together to transform a bitter experience into the binding glue of a rainbow nation. Speaking on the South Africa Constitution, Mandela says, अब देखिए मंडेला ने क्या कहा है, मंडेला ने द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द साउथ अफ्रीका स्पीक्स ऑफ बोथ द पास्ट एंड द फ्यूचर। जो कॉन्स्टिट्यूशन है साउथ अफ्रीका का वो जो बीता हुआ कल है और आने वाला कल है उन दोनों के बारे में बात करता है। ऑन दी हैंड इट इज़ अ सोमन पैक्ट इन विच वी एज साउथ अफ्रीकन्स डिक्लेयर टू द अनदर दैट वी शैल नेवर परमिट अ रिपीटेशन ऑफ आर रेजिस्ट ब्रूटल एंड रिप्रेजेंटेटिव पास्ट। जिसमें ये कहीं ना कहीं वादा किया जा रहा है कि जिस तरह का पास्ट और जिस तरह का रेसिज्म और जिस तरह की ब्रूटलिस्ट हरकतें की गई हैं पास्ट में, वो चीज़ जो है बेसिकली अब रिपीट नहीं होगी। बट इट इज़ मोर दैन दैट, पर ये जो है इससे कहीं और ज़्यादा है। इट इज़ ऑल्सो अ चार्टर फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आवर कंट्री इनटू वन विच इज़ ट्रूली शेयर्ड बाय ऑल इट्स पीपल, अ कंट्री विच इज़ इन द फुलेस्ट सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू ऑल ऑफ अस, ब्लैक एंड वाइट, वुमेन एंड मैन, जो कि सभी लोगों के लिए इक्वली है, आदमी हो या औरत हो या फिर ब्लैक हो या वाइट हो। वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमें यहाँ पे ये जानना है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्या है। तो चलिए देखते हैं क्या है और क्यों है एक्चुअली बेसिकली, तो हमें ये जानना है। सो द साउथ अफ्रीका एग्जाम्पल इज़ अ गुड वे टू अंडरस्टैंड वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट डू कॉन्स्टिट्यूशन डू। साउथ अफ्रीका की अगर हम बात करें तो ये बहुत एक बेहतर एग्जाम्पल देता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और क्यों हमें उसकी ज़रूरत है। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था सही तो लोगों को किस तरह की प्रॉब्लम, कई सारी चीज़ें जो है फेस करनी पड़ी। लेकिन अगर एक सही कानून के तौर पे जब कॉन्स्टिट्यूशन आता है, जब सही संविधान बनता है, तो लोगों को कहीं ना कहीं अपने हक, अपने राइट के बारे में पता होता है, कानून के बारे में पता होता है, जो उन्हें सही तरीके से जीने का हक जो है वो देते हैं। तो ये यहाँ पे वही बताया गया है जो कि मैं आगे पढ़ने वाली हूँ। The oppressor and the oppressed in the new democracy were planning to live together as equals, and it was not going to be easy for them to trust each other.
They had their fears and they wanted to safeguard their interests. The black majority was keen to ensure that the democratic principles of the majority rule not compromised. They wanted to substantial social and economic right. The white minority was keen to protect its privilege and the property. After the long negotiation, both the parties agreed to the compromise and they white agreed to the principle of the majority rule and that one person one vote. They also agreed to the accept some basic right to the poor and the worker of the black agreed to the majority rule would not be absolute. They agreed to the majority would not take away the property of a white minority and the compromise was not easy. How was this compromise going to be? ट्रस्ट ईच अदर एंड दैट वाज द गारंटी टू द ट्रस्ट विल नॉट बी ब्रोकन इन द फ्यूचर। अब देखिए जो कई सारी चीज़ें होती थी जैसे कि मान लीजिए जो सभी लोग हैं वहाँ पे उनको सभी को एक जैसा हक मिल रहा था, सभी को एक वोट का हक था जो कि इक्वली वैल्यू करता था, वन वोट वन वैल्यू। इसके साथ साथ जो सभी लोग हैं सभी लोगों का अपना हक है अपनी प्रॉपर्टी पे और सारी चीज़ों पे। मतलब ये चीज़ें कभी नहीं होगी कि किसी ब्लैक की प्रॉपर्टी किसी वाइट को दे दी जाएगी और वो उस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा। तो ये इतने ईजी नहीं होने वाली थी चीज़ें, ये कहीं ना कहीं बहुत ही डिफ़िकल्ट जाने वाली थी। तो इन सारी बातों के बारे में बेसिकली यहाँ पे बताया गया है। The only way to build and maintain trust in such situation is to write down some rules of the game that everyone would abide by you. These rules lay down how the ruler are to be chosen in the future. These rules also determine what the elected government and the empowered to do and what they cannot. Finally, these rules decide the right of the citizen. These rules will work only if the winner cannot change them very easily. This is what the South Africa did. They agreed to the basic rule and they also agreed to the basic rules of that rules will be the supreme and that no government will be able to ignore this, and they said that the basic rule is called the constitution. और ये जो है यही एक असली वे था किस चीज़ का ट्रस्ट को मेंटेन करने का कि जो भी पास्ट में जो गलती हुई है वो फ्यूचर में नहीं होगी, ना ही प्रेजेंटली होगी। इसके साथ साथ सभी को जो है एक ब्राइट फ्यूचर का हक मिलेगा। सारी गवर्नमेंट जो है पूरी तरह से एम्पावर्ड होगी। जिस तरह के रूल्स बनाए गए हैं ये बेसिक रूल्स को ही फॉलो करते करते एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था इसमें जिसमें सभी की हामी थी, सभी को इन सारी रूल्स से जो है अग्री था। और ये सिर्फ रूल्स ही नहीं बल्कि ये सुप्रीम माने गए थे पूरी तरह से, जिसे कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी पर्सन जो है जिसे इग्नोर नहीं कर सकता था। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इज़ नॉट अ यूनिक टू साउथ अफ्रीका। जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग था ये यूनिक नहीं था सिर्फ साउथ अफ्रीका की अगर बात करें तो। बेसिकली एवरी कंट्री हैज़ अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल। सभी कंट्री के पास जो है वो डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल थे जो सारे रिलेशनशिप को ध्यान में रखते हुए वाइट और ब्लैक साउथ जिस तरह से साउथ अफ्रीका में किया गया वैसी सारी चीज़ों को ध्यान में रखे सारे डिफरेंसेस को कैलकुलेट करके एक प्रॉपर जो है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने बनाया था। Thus, the constitution of the country is a set of written rules that are accepted by all the people living together in a country. इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स लिखे हैं वो कंट्री के सभी लोगों को जो है वो सभी लोग जो है उसे एक्सेप्ट करते हैं और जो भी उस कंट्री में रह रहे हैं। Constitution is the supreme law that determines the relationship among the people. और कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये एक सुप्रीम लॉ है जो डिटरमाइन करता है रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल हु आर लिविंग इन द सेम एरिया हु कॉल द सिटीजन्स। तो चलिए अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन जो है क्या क्या कैरी करते हैं। यहाँ पे कुछ थिंग्स जो हैं वो बताए गए हैं जैसे कि फर्स्ट है इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट इन द कोऑर्डिनेशन दैट इज़ नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। अब ये जो है कहीं ना कहीं एक डिग्री ऑफ ट्रस्ट जो है वो मेंटेन करता है जो कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है जो कि सभी लोगों के रहने के लिए और जीने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड है इट इज स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल कंस्टिट्यूटेड हु विल हैव द पावर टू टेक विच डिसीजन। और ये जो है कहीं ना कहीं ये भी स्पेसिफाई करते हैं कि किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किया जाना चाहिए और कौन किस किस के पास पावर है कौन कौन से डिसीजंस लेने का काम करने का। थर्ड है इट लेज डाउन टू लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल्स अस व्हाट द राइट ऑफ द सिटीजन आर एंड। और ये जो है कहीं ना कहीं लिमिट जो है सेट करता है और लोगों को पावर भी देता है गवर्नमेंट को कि किसके क्या राइट्स हैं और सिटीजन्स के क्या क्या हक हैं उन्हें जानने का उन्हें बताने का। फोर्थ है इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग द गुड सोसाइटी। इसके साथ साथ जो है ये लोगों के एस्पिरेशंस के बारे में भी बताते हैं कि एक सोसाइटी को सही तरह से क्रिएट करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। ऑल कंट्रीज़ दैट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट नेसेसरीली डेमोक्रेटिक। अगर सभी कंट्री की हम बात करें तो सभी कंट्री की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ज़रूरी नहीं है कि डेमोक्रेटिक हो, बट ऑल द कंट्रीज़ दैट आर डेमोक्रेटिक विल हैव द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जो भी कंट्री डेमोक्रेटिक है वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन होगा ही।
After the War of Independence against the Great Britain, the American gave themselves a constitution. जैसे ही ग्रेट ब्रिटेन का वॉर ख़त्म हुआ उसके बाद अमेरिका ने भी जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन दिया. आफ्टर द रिवॉल्यूशन द फ्रेंच पीपल अप्रूव द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन. और जो रिवॉल्यूशन है उसके बाद फ्रेंच पीपल ने भी अप्रूव किया है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को. सिंस देन इट वॉज बिकम अ प्रैक्टिस इन ऑल द डेमोक्रेसीज टू हैव अ रिटन अ कॉन्स्टिट्यूशन. उसी बात से क्या है ये प्रैक्टिस में आ गया. अब चलिए हम देखते हैं आगे. तो पॉइंट नंबर 3.3 मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह से बनाया गया है, कौन कौन इसमें पार्ट लिए थे, वो सारी चीज़ें जो हैं हम इस चैप्टर में अब आगे देखेंगे. So now we see the making of the Indian Constitution. Like South Africa, India's constitution was also drawn up under very difficult circumstances. The making of the constitution for a huge and a diverse country like India was not an easy affair. At that time, the people of India were emerging from the status of the subject to that from the status of the subject of the citizens. The country was born through a partition on the basis of the religion difference, and this was a traumatic experience for the people of India and Pakistan. At least 10 lakh people were killed on both the sides of the border in the partition related to the violence. There was another problem. The British had left in the ruler of the Peninsular states of the decided whether they wanted to merge with the India or the Pakistan or remain independent. The merger of this princely states was difficult to ascertain task when the constitution was being written. The future of the country did not look as secure as it does today. The makers of the constitution anxieties about the present and the future of the कंट्री. अब देखिए कहीं ना कहीं जो जिस तरह से हम जानते हैं कि जो बाकी की कंट्रीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, वैसे इंडिया का भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाना जो था वो इजी नहीं था. ये बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी लोगों के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये रिलीजियस डिफरेंस की वजह से जिस तरह का पार्टीशन हुआ था ये लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था. अगर हम दोनों साइड की बात करें तो करीबन 10 लाख लोग जो हैं सिर्फ और सिर्फ ये पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस की वजह से मारे गए थे. इसीलिए कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश थे इन्होंने ये जो कई सारे से प्रिंसली स्टेट्स थे उनके ऊपर ही छोड़ दिया कि आपको किन में जाके मर्ज होना है, पाकिस्तान में या फिर इंडिया में. तो पाकिस्तान जो है और बाकी की जगह ये सारे क्या हो गए, रिमेन इंडिपेंडेंट रह गए और कई सारे स्टेट्स जो हैं ये अनसर्टेन टास्क को डिफ़िकल्ट सिचुएशन में बन गए. तब जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो ये सोच पाना और बना पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि वहाँ की प्रेजेंट सिचुएशन इतनी ख़राब थी कि फ्यूचर के प्रोडिक्शन के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें सोच के कर पाना बड़ा ही ज़्यादा प्रॉब्लम वाला काम बन गया था मेकर्स के लिए. द पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन. Despite all this difficulty, there was one advantage for the makers of the India Constitution. Unlike the South Africa, they did not have to create a consensus about the what democratic India should look. Like much of this consensus had involved during a freedom struggle, our national movement was not merely struggle against a foreign rule. It was also a struggle to the regenerate or a country and to transform. Our society and politics, there were sharp differences of the opinion within a freedom struggle about the path India should take after independence. Such difference exists even today, yet some basic ideas come to be accepted by almost everyone. As far back as in 1928, the Motilal Nehru and the other Congress leader drafted a constitution for India. In 1931, the resolution at the Karachi session of the Indian National Congress dwelt on how independent India's constitution should look like. Both these documents were committed to the inclusion of the universal adult franchise, right to freedom and equality, and protecting the rights of the minority. Constitution of the Independent India, the some basic values are accepted by all the leaders much before the Constituent Assembly met to deliberate on the Constitution. The familiarity with the political institution of the colonial rule also helped to develop an agreement over the constitutional design. The British rule had given a voting right only to the few. On the basis of the British had introduced a very weak legislature, elections were held in 1937 to a provincial legislature and the ministers all over the British India. These were not fully democratic government, but the experience gained by Indians in the working of the legislative institution proved to be a very useful for the country in the setting up its own institution and working in them.
That is why the Indian Constitution adopted many institutional details and the procedures from the colonial laws like the Government of India Act 1935. Years of the thinking and the deliberation on the framework of the Constitution had another benefit. Our leader gained the confidence to learn from the other country, but on our own terms. Many of the leaders were inspired by the ideal of the French Revolution, the practice of the parliamentary democracy in the Britain, and the Bill of Rights in the US. The Socialist Revolution in the Russia had inspired many Indians to think of the shaping a system based on a social and economic equality. Yet they were not simply imitating what others had done. At each step, they were questioning whether these things suited our country or all these factors contributed to the making of the constitution. अब देखिए यहाँ पे जो बेसिकली बताया गया है कि जो पाँच था कॉन्स्टिट्यूशन का जिसे फॉलो किया गया था ये इतना इजी नहीं था. इसमें कई सारे लोग जो थे, कई सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने मिलकर डिसाइड किया. कई सारी चीज़ों के बेस पे जो है कई सारी चीज़ों को डिसाइड किया. कई लोगों के ओपिनियन को लिया गया, कई सजेशंस लिए गए, कई रिजोल्यूशंस आए, कई तरह के सेशंस लिए गए. लोगों ने कई तरह के डॉक्यूमेंट्स कमिट किए, कई तरह की राइट प्रोटेक्टिंग चीज़ें, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन रेडी किया गया. जो हमारा अडल्ट फ्रेंचाइजी है उन्होंने भी जो भी एक राइट होनी चाहिए सिटीज़न के, उनके सारे राइट्स के बारे में बताया. और फिर सारी चीज़ों को सोचते समझते हुए सारे मौलिक अधिकार और जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें किस में ऐड की गई, हमारी कॉन्स्टिट्यूशंस में ऐड की गई और हमें वो मिली. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, who then were the makers of the Indian Constitution. You will find here very brief sketch of some of the leaders who played an important role in making the Constitution. अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन था जिसने Constitution बनाया, तो हमें यहाँ पे जो है बहुत ही ब्रीफ स्केच जो है वो मिलेगा कुछ लीडर्स का जिन्होंने क्या किया है, Constitution बनाया है. The drafting of the document called the Constitution was done by an assembly of elected representatives called the Constituent Assembly. Elections to the Constituent Assembly were held in the July 1946. Its first meeting was held in the December 1946. Soon after, the country was divided into India and Pakistan, and the Constituent Assembly was also divided into the Constituent Assembly of India and that of the Pakistan. The Constituent Assembly that wrote the Indian Constitution had 299 members, and the Assembly adopted the Constitution on 26 November 1949, but it came into effect on 26 January 1940. अब देखिए कहीं ना कहीं जो है ये सारे इलेक्शंस में कई सारे लोग थे जिन्होंने मिलकर काम किया, कई सारे इलेक्टेड पर्सन्स थे जो असेंबली में मिलकर उन्होंने सारी मीटिंग्स को अटेंड किया और उसके बाद कई सारी चीज़ें जो है फाइनलाइज़ की. तो बेसिकली जो है इसके टोटल मेंबर्स जो थे जिनका कंट्रीब्यूशन था वो 299 थे. और असेंबली जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन की अडॉप्ट की गई 26 नवंबर 1949 को, लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये इफेक्टिव हुआ कब से, 26 जनवरी 1950 से. द मार्क दिस डे वी सेलिब्रेट जनवरी 26 एज अ रिपब्लिक डे एवरी ईयर, और इसीलिए जो है इस डे को हम एज अ रिपब्लिक डे एवरी ईयर सेलिब्रेट करते हैं. वाई शुड वी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय दिस असेंबली मोर देन 50 years ago? We have already noted one reason above. The Constitution does not reflect the view of the members alone, it expresses the broad consensus of its time. Many countries of the world have had to rewrite their constitution afresh because the basic rules were not accepted to all the major social group or a political party. In some other countries, the constitution exists as a mere piece of paper. No one actually followed it. देखिए अब यहाँ पे कई हम बात की गई कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों फॉलो करना चाहिए जबकि इसे 50 ईयर्स से ज़्यादा हो गया है. तो कई सारी ऐसी कंट्रीज़ भी हैं जिन्हें जो है बेसिकली अपना कॉन्स्टिट्यूशन दोबारा लिखना पड़ा क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने बेसिक रूल्स को फॉलो नहीं किया गया था. और कई कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ नाम का रखा हुआ है, लोगों की जैसी मन मर्जी है वहाँ पर वैसा कानून चल रहा है. पर कहीं ना कहीं अगर हमारी कंट्री की हम बात करें तो हम कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और हम उसके हिसाब से चल रहे हैं और उसी को हम बेसिकली फॉलो कर रहे हैं. Now, the assembly was dominated by the Indian National Congress. The party led India's freedom struggle, but the Congress itself included a variety of political groups and opinions. The assembly had many members who did not agree with the Congress. In social terms, the assembly represented the members with different language group, caste, cases, religions, and the occupations. Even if the Constituent Assembly was elected by a universal adult franchise, its composition would not have been very different. Finally, the manner in which the Constituent Assembly worked gave a sanctity to the Constitution. The Constituent Assembly worked in a systematic, open, and the consensual manner. First, some basic principles were decided and agreed upon them.
The drafting committee, chaired by the Dr. B.R. Ambedkar, prepared a draft constitution or discussion. Several rounds of through the discussion took place on the draft constitution clause by a clause. More than 2,000 amendments were considered, and the members deliberated for a 114 days, spread over 3 years. Every document presented, every word spoken in the Constituent Assembly has been recorded and preserved. These are called the Constituent Assembly debate. When the printed, these debates are 10 bulky volumes, and this debate provide the relationable behind every प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब देखिए, जो ये कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था उस वक्त में क्या है, जितनी भी बातें की गई, जो भी चीज़ें बोली गई, वर्ड टू वर्ड सारी चीज़ें रिकॉर्ड की गई थी कि कौन सा जो कानून है या कौन सा अमेंडमेंट है, किस लिए किया गया, किस वजह से किया गया, और उसके लिए क्या नए कानून बनाए गए. तो सारी चीज़ें जो ड्राफ्ट की गई कॉन्स्टिट्यूशन की, सारी चीज़ों का प्रूफ बेसिकली उन्होंने रखा है. और जब ये निकाला गया एज अ पेपर, तो ये कम से कम जो थे 12 बल्कि वॉल्यूम्स निकले थे इसके, पूरी चीज़ों के, सारी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो थी. अब हम देखेंगे गाइडिंग वैल्यू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अब गाइडिंग वैल्यूज़ क्या क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की. In this book we shall study about the exact provisions of the constitution on the subjects at this stage. Let us begin by the understanding of overall philosophy of the what our constitution is all about. We can do this in the two ways. We can understand it by reading the views of some our major leader on our constitution, but it is equally important to read what the constitution says about its own philosophy. This is what the preamble to the constitution. अब देखिए यहाँ पे गाइडिंग वैल्यूज़ बताई गई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कि क्या है किसमें. तो जैसे अगर आप प्रियम्बल पढ़ते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो है इसमें थोड़ी झलक दिखाई देगी आपको, ये क्या क्या फैक्टर्स, क्या क्या पॉइंट्स उसमें ऐड किए गए. द ड्रीम एंड द प्रॉमिस. अब कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे बनाने का क्या ड्रीम था, क्या प्रॉमिस था, वो चलिए हम देखेंगे आगे. Some of you may have noticed a name missing from the sketches. The makers of the constitution, Mahatma Gandhi. He was not a member of the Constituent Assembly, yet there were many members who followed the vision years ago. Writing in this magazine Young India in 1931, he had spelled out what he wanted in the constitution to do. अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि कई सारे आपने स्केचेस देखे जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर थे, लेकिन उसमें जो है गांधी जी का जो है स्केच आपको मिसिंग मिलेगा. लेकिन कहीं ना कहीं जो गांधी जी उस समय नहीं थे जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, लेकिन स्टिल कई सारे लोगों के द्वारा जो है उनकी चीज़ों को फॉलो किया गया था, उनकी बातों को, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें जो थे वो गांधी जी चाहते थे उन्होंने बताई थी. जैसे कि आई शैल ड्राइव फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन विच विल रिलीज इंडिया फ्रॉम ऑल द थ्रोन एंड द पेट्रोनेज. I shall work for an India in which the poorest shall feel that in their country in whose making they have an effective voice, an India in which there shall be no high class and no lower class people, an India in which all the communities shall live in a perfect harmony. There can be no room in such as an India for the curse of the unfortunability or the curse of the intoxicating drinks and drugs. Women will enjoy the same right as men, and I shall be satisfied with nothing else. अब देखिए उन्होंने बताया था कहीं ना कहीं वो ऐसी कंट्री चाहते थे जहाँ पे किसी तरह का कोई अछूत और ये तरह की चीज़ें ना हो, सभी कोई जो है इक्वली फ्रीडम के साथ अपना जी सके, सारी वुमेंस जो है उन्हें भी इक्वल राइट मिले और सब तरह से जो है बड़ी इजीली जिए, सबके पास ये हक हो कि वो अपने आवाज़ उठा के बोल सकते हैं. किसी तरह का क्लास का ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये ना हो, कम्युनिटी को लेके जो चीज़ें चलती हैं ये सारी चीज़ें ना हो, सभी जात सभी धर्म के लोग जो है एक परफेक्ट हार्मोनी में अपनी लाइफ जिए, इस तरह की चीज़ जो है वो चाहते थे. The dream of an India that has eliminated inequality was shared by Dr. Ambedkar, who played a key in the making of the constitution, but he had a different understanding of how inequality could be removed. He often bitterly criticized Mahatma Gandhi and his vision. In his concluding speech, the Constitutional Assembly, he stated his anxiety very clearly. अब देखिए कहीं ना कहीं जो है ये ड्रीम जो था इंडिया का, इनइक्वालिटी का, इसे हटाया किसने, वो जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हटाया. और उन्होंने इनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी ये सारी चीज़ों से कई तरह डिफ़िकल्ट थी, कहीं ना कहीं वो उन्होंने क्लियरली महात्मा गांधी जी के विजन को क्रिटिसाइज़ किया और उन्होंने अपनी स्पीच में कहीं कन्वीनियंट तरीके से अपनी एंजाइटी को बहुत ही क्लियरली बताया. On the 26th January 1950, we are going to enter a life of the contradiction. In a politics, we will have equality. In a social and economic life, we will have inequality. And in politics, we will recognize the principle of a one man who vote and one man who have a one value of our vote. In our social and economic life, we shall be a reason of our social and economic structure continue to deny the principle of a one man and one value
How shall we continue to live this life of the contradiction? How long shall we continue to deny equality in our social and economic life? If we continue to deny for it long, we will do only by putting our political democracy in a peril. अब कहीं ना कहीं जो है उन्होंने अपनी सारी चीज़ों को, अपनी बातों को यहाँ पे इंक्लूड किया कि जो चीज़ें उन्होंने क्या बोली थी और क्या मतलब है उसका, कब तक वो चलेगी नहीं चलेगी। जैसे कि यहाँ पे एक चीज़ बताई गई है, फ्रीडम एंड अ पावर ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जो स्वतंत्रता है और जो आपको शक्ति मिलती है कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट अपॉन दिस असेंबली, a sovereign body representing the sovereign people of India. Before the birth of the freedom, we have endured all the pains of our labor, and our heart are heavy with the memory of his sorrow. Some of these pains continue even now. Nevertheless, the past is over, and it is the future that becomes to us now. अब चलिए देखेंगे आगे फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी क्या थी? Values that inspired and guided the freedom struggle and were in the turn nurtured by it formed the foundation for India's democracy, and these values are embedded in the preamble of the Indian Constitution. They guide all the articles of the Indian Constitution. The Constitution begins with a short statement of its basic values. This is called the preamble to the Constitution. Taking inspiration from the America model, most countries in the contemporary world have chosen to begin their constitution with a preamble. अब देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन की फ़िलासफ़ी थी वो क्या थी? बेसिकली जो थी सभी को सारा हक मिले, डेमोक्रेसी मिले, सभी वैल्यूज़ जो है उसमें एम्बेडेड थी, जो कि प्रेम्बल में आपको देखने को मिलती हैं। सारे आर्टिकल्स जो है कहीं ना कहीं इस चीज़ को गाइड करते हैं कि क्या हमारी बेसिक वैल्यूज़ है, हमें क्या चीज़ें फॉलो करनी, किस चीज़ से इंस्पिरेशन लेना है। Let us read the preamble of our Constitution very carefully and understand the meaning of each key word. The preamble of the Constitution reads like a poem on a democracy. It contains philosophy on which the entire Constitution has built, and it provides a standard to examine and evaluate any law and action of the government to find out whether it good or bad. It is the soul of the Indian Constitution. अब चलिए यहाँ पे जो बताया गया है, देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है। यहाँ पे ये कहा गया है कि यहाँ पे एक प्रेम्बल है जहाँ पे हर एक वर्ड को जिसे हाईलाइट किया गया है उसे उसका मीनिंग आप अच्छे से समझिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हीं सारी चीज़ों के बेसिक पे पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन क्या किया गया है, रेडी किया गया है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग अ solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular and the democratic republic, and to secure all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constitution Assembly, the 12th day of November 1949, do hereby adopt and enact and give to the ourselves this Constitution. अब देखिए यहाँ पे उसी का जो है झलक बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या क्या राइट दे रहा है, क्या क्या हक दे रहा है। और यहाँ पे हर एक वर्ड का देखिए बाजू में आपको जो हाईलाइट पॉइंट किया गया है उसमें बताया गया है सारी चीज़ों की मीनिंग। जैसे वी द पीपल ऑफ इंडिया, सो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन ड्रॉन अप टू एनेक्टेड बाय द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड नॉट हैंडेड डाउन टू देम बाय किंग और एनी आउटसाइड पावर्स। यानी कॉन्स्टिट्यूशन ये कहीं ना कहीं कह रहा है कि सारी चीज़ें जो है वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव द्वारा ही डील की जाएगी, ये किसी किंग को या किसी आउटसाइड पावर को नहीं दिया जाएगा उन्हें कंट्रोल करने के लिए। हम ही जो है अपने देश को चलाने में समर्थ रहेंगे। सोवरेन पीपल हैव अ सुप्रीम राइट टू मेक अ डिसीजन ऑन इंटरनल एज वेल एक्सटर्नल मैटर, नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और कहीं ना कहीं इस बात का हमें पूरा हक है कि क्या डिसीजन लेना है नहीं लेना है हम अपने हिसाब से सोच समझ के लेंगे। इन सारी चीज़ों में कोई बाहर की पावर आके क्या कोई दूसरी गवर्नमेंट आके हमें नहीं बताएगी। सोशलिस्ट वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी shared equally by the society, and government should regulate the ownership of the land and industry to reduce the socio-economic inequality. Secular citizens have complete freedom to follow the religion, but there is no official religion. Government treat all the religious belief and practice with a self-respect. Secular हमें ये बताता है कि जो भी आप धर्म अपनाए हैं जिसे चला रहे हैं आप उसे आराम से चला सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह से जो गवर्नमेंट है किसी भी रिलीजन के बिलीफ को ठेस नहीं पहुंचाएगी, उसकी पूरी रिस्पेक्ट करेगी, लेकिन कोई हमारा ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। डेमोक्रेटिक
बेसिकली हम डेमोक्रेटिक से रिलेटेड है, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारी चीज़ें आप एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगी. मेन द पोर्शन इज द फ्रेटर्निटी विच यू शुड नीड टू नो वेरी वेल अबाउट दिस. ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज इफ वी आर मेंबर ऑफ द सेम फैमिली एंड नो वन शुड बी ट्रीट एज अ फेलो सिटीजन और अ इन्फीरियर. बेसिकली हम सबको समानता का अधिकार देना है, सभी को समान तौर पर ट्रीट करना है, कहीं भी किसी को छोटा या बड़ा ट्रीट नहीं करना है. अब चलिए देखते हैं यहाँ पे आगे. इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन. अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट मेयरली अ स्टेटमेंट ऑफ द वैल्यू एंड अ फिलॉसफी एज बी नोटेड अबव. द कॉन्स्टिट्यूशन इज मेनली about embodying these values into an institutional arrangement. Much of the document called the Constitution of India is about this arrangement. It is a very long and detailed document, therefore it needs to be amended quite regularly to keep it updated. Those who crafted the Indian Constitution felt that it has to be in accordance with the people's aspiration and change in the society. They did not see it as a sacred, static and unalterably law, so they made a provision in the incorporate changes from time to time. These changes are called the constitutional amendment. This constitution describes the institutional arrangement in a very legal language. If we read about the constitution for the first time, it can be quite difficult to understand. The basic institutional design is not a very difficult to understand like any constitution. The Indian Constitution lays down in the procedure for choosing a person to govern the country. It defines who still have the much power to take which decision, and it puts the limit to what the government can do by providing some right to the citizen that cannot be violated. And the remaining 3 chapters in this book are about these aspects of the working of the Constitution of India, and we shall look at the some key constitutional provision of each chapter and understand the democratic politics. अब देखिए इंस्टीट्यूशनल जो डिज़ाइन है इसका कहीं ना कहीं जो है थोड़ा डिफिकल्ट है, हम एक बार पढ़ें और समझ जाएँ इतना ईजी नहीं है. हमें कहीं ना कहीं जो है अटेंशन पे करने की ज़रूरत है और चीज़ों को प्रॉपरली समझने की ज़रूरत है कि क्या दिया गया है, किस वजह से दिया गया है. आगे के भी जो चैप्टर अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें वर्किंग कंडीशन के बारे में बताया गया है, किस तरह से वो काम कर रहा है. कहीं भी कोई भी राइट सिटीज़न का जो दिया गया है किसी को वॉयलेट नहीं किया गया है, सारी चीज़ों को प्रॉपरली बताया गया है और सारी राइट्स को क्लियरली किया गया है, दिखाया गया है. तो कहीं ना कहीं हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की झलक दी गई है. आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया. इन केस इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस चैप्टर प्लीज़ आस्क मी. थैंक यू फॉर द डे.